कहाँ तक पढ़ा था हमने, बताओ। कौन सी क्लास थी? अच्छा, ठीक है। पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार पूछ रहा हूँ कितने लोग, इतने लोग पहली बार आ गए, बाकी जो पुराने थे वो कहाँ गायब हो गए सब? चलो, आ रहे हैं, चलो अच्छी बताओ। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, राइट? अच्छा, तो एनसीईआरटी, अच्छा जो पहले से पढ़ रहे हैं वो बताओ थोड़ा सा कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में एनसीईआरटी का। हाँ, बंद करो, बताओ। आंसर राइटिंग में बस, कंसेप्ट भी क्लियर और बेसिक्स कवर कर। तो बेसिक क्यों जरूरी है यूपीएससी के लिए? बेसिक्स नहीं रहेगा तो एडवांस कैसे समझोगे? बेसिक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है बेसिक्स? और क्यों जरूरी है? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की कर रहे हैं, राइट? तो इस प्रिपरेशन में या जो भी है, इसमें हमें नाइन्थ और टेंथ और इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी क्यों ही पढ़नी है? सवाल तो ये होना चाहिए ना पहला, कि क्यों ही हमें उस चीज को पढ़ना है, राइट? जैसे कि आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो सीधा एडवांस भी तो जा सकते हैं हम। तो क्यों पढ़ोगे? जैसे इन्होंने कहा कि बेसिक्स है, इन्होंने कहा सर फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन की जरूरत क्यों है? जैसे मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को, सभी बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी कौन निकालता है? कौन है वो लोग? हमें ऐसा लगता है कि कौन है वो लोग, क्या वो आसमान से उतरे हुए भगवान के फरिश्ते हैं, कि कौन है वो देवदूत हैं कि आए और पहला अटेम्प्ट दिया और यूपीएससी सेलेक्ट और बात खत्म? जैसे टीना डाबी जैसे लोग, अतर आमिर जैसे लोग, राइट? और देखो उनकी बातों में कॉन्फिडेंस भी कितना अच्छा होता है। अतर आमिर का कभी नाम जान रहे हो? अतर आमिर को कभी जान रहे होंगे, ठीक है? अतर आमिर का भी सुनो तो वो उसने, किसी ने उससे पूछा कि सर डेमोक्रेसी पे आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो वो कह रहा है कि आपको फोकस करना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। हिंदी में बोलेगा संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संरचना लिखनी है आपको लोकतंत्र की। अब ये उसको भारी भरकम शब्द कहाँ से आए? ऐसा तो है नहीं कि वो डॉक्टरेट है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन उसने क्या पढ़ा होगा? तो वो कौन से लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे कि रवि सहग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो छोड़ो, हिंदी मीडियम की भी बात करो, तो रवि सहग ने क्या कहा? 18 रैंक है उसकी, उसने क्या कहा कि एनसीईआरटी मुझे लाइन टू लाइन याद थी, जो लिखा है एनसीईआरटी वो मैंने क्या कर लिया था, याद कर लिया था। और हमारा, मैं पहले बोलता हूँ कि पूरा यूपीएससी का गेम क्या है, जल्दी बैठो, पूरा केवल याद करना है उसको। तो सवाल ये हो रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो पहली बार में यूपीएससी निकाल रहे हैं, जिसकी हाँ क्या अच्छी हुई है, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, स्कूल अच्छे से पढ़े हैं। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अच्छे अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े होंगे। चलो इंग्लिश मीडियम तो फिर भी बेचारे पढ़ लेते हैं ठीक ठाक जगह से, लेकिन हिंदी मीडियम वालों की गरीबी क्या है कि वो अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े होते हैं। और नहीं पढ़े होने के बाद है कि हम स्कूल में पढ़ते भी नहीं है। अगर अच्छे स्कूल से पढ़े भी हो तो क्यों, क्यों नहीं पढ़ते हो? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें आगे क्या करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। जिनके माँ बाप को ये पता होता है कि हमें अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, वो क्या करते हैं, वो पांचवी छठवीं से ही उन पर पूरा ध्यान देना शुरू। जैसे टीना डावी, टीना डावी की मम्मी खुद ही ऑलरेडी सिविल सर्वेंट थी वो, तो उन्होंने सोच रखा कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में टीना डावी, उसकी छोटी बहन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, रैंक भी जो है वो लगभग फर्स्ट रैंक वो थी, वो 12-13 जो भी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है उनके पास कि वो जल्दी से आईएएस बना दे रहे हैं अपने बच्चों को? या कौन सा फॉर्मूला उन्होंने खोज निकाला है ऐसा है कि वो अपने बच्चों को देते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बन जाते हैं? क्या है वो कुछ नहीं है। केवल उन्होंने क्या किया है, वो फोकस्ड किया है उन पर, कब से? स्कूलिंग से। कि स्कूल अगर ठीक से इसने कर लिया तो इसका मतलब है कि ये क्या कर जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा यूपीएससी आपसे पूछ ही नहीं रहा है। फैक्ट बात है ये। कट ऑफ पीटी की कितनी जानी है? 45 क्वेश्चंस। अगर बेसिक्स एनसीईआरटी भी आपको याद है कंसेप्चुअली फैक्चुअली, तो आप क्या कर सकते हैं, 45 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी पढ़ाने का यही मतलब है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है फिर से? स्कूल पढ़ाया जा रहा है ये, राइट? स्कूल में आपने इसलिए नहीं पढ़ा, पढ़ा तो होगा लेकिन हम लोग स्कूल में पास होने के लिए पढ़ते हैं। अब आप किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको क्या निकालना है। और यही बात अगर हमें स्कूल से पता होती, आपको छठवीं से सातवीं से, कि आपको यूपीएससी करना है आगे जाके, और सीरियसली अगर आपने स्कूलिंग बहुत अच्छे से करी होती, तो ये गारंटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या निकालते। अब ये मैंने बोला था 17 ईयर 15 ईयर्स की प्रिपरेशन करनी है 2-3 साल में। इसीलिए ये तैयारी जो है हम उसका बेसिक नहीं समझ पाते, एसेंस ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन नहीं समझ रहे और केवल क्या करते रहते हैं,
एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि आपने जो गलतियां करी हैं पिछले 10-12 सालों में उसे क्या करना है, सुधारना है। और वो सुधारने का मतलब क्या है कि उस चीज का हमें फिर से बिल्ड करना है और फिर से एनसीईआरटी पढ़ के हमें समझना है कि बेसिक्स होता क्या है। लक्ष्मीकांत में बेसिक बातें नहीं लिखी हैं। लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने। राइट, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो गाइड है, बुक नहीं है। एनसीईआरटी क्या है, बुक। तो हमें इन बुक्स को पढ़ना है और इनसे बेसिक जानना है। तो ये तो पहली बात है कि हमें एनसीईआरटी क्यों ही पढ़नी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, ये तो बात हुई। अब हम बात कर चुके हैं किस किस की, 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया एंड अभी हमें बात करना है 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 3rd। ठीक है, नहीं चैप्टर 2 में क्या बाकी था? हाँ ठीक है, वो हो गया, लास्ट था ना ये विलेज पंचायत। हाँ वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला था फिर आगे हम विलेज पंचायत पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, तब हम उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक आज हम फिर से कनेक्टिविटी करते हैं, जैसा कि हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जब लंबे दिन बाद क्लास होती है तो हम पीछे लेक्चर्स को कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं ये कनेक्ट करूंगा कि 9th और 10th की एनसीईआरटी में हमने क्या बातें करी। राइट, तो 9th और 10th की एनसीईआरटी का टाइटल क्या है, बोलो। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी, मान लो हमने बात करी ये 9th क्लास की एनसीईआरटी और क्या है 10th क्लास की एनसीईआरटी। किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको? जो नए आए हैं इन्हें बताना है किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसको सिविक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी जो कि पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, उसका टाइटल क्या है? हाँ, इसका टाइटल है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक राजनीति 1। राइट, और इस किताब का क्या नाम है? हाँ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति 2। ठीक है, मतलब कि 9th और 10th की दोनों ही बुकलेट जो है एनसीईआरटी पॉलिटी की, उनका एक ही नाम है। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। तो ये हमें एनसीईआरटी का टाइटल ये बता रहा है कि इन दोनों बुकलेट्स में हमें क्या पढ़ना है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, लोक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है कि होता क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति होती क्या है, इसके बारे में ये पूरा कंसेप्ट हमारा बनाना है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्योंकि उस किताब जैसे मोस्टली जैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे आपने 9th क्लास के आपने किसी ने आपको सजेस्ट किया क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाई, कैसे पढ़ोगे? चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर नहीं। पहले ये समझो कि उस किताब का जो टाइटल है वो इन्होंने ये टाइटल क्यों ही रखा है एनसीईआरटी वालों ने। राइट, जब वो ये बुकलेट लिख रहे होंगे, ये किताब लिख रहे होंगे, तो उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति उसे क्यों कहा। ऐसा तो है नहीं कि दो चार लोग बैठे बस उन्होंने कहा इस किताब का नाम क्या रख दो। उसके पीछे कोई एक कॉन्सेप्ट होगा, कोई एक अवधारणा होगी जिस वजह से उन्होंने उस किताब का नाम क्या रखा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति रखी है। तो अच्छा बोलो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक राजनीति का क्या अर्थ है? बताओ, जो पहले से थे समझाओ इन लोगों को क्या अर्थ है, किसे कहोगे लोकतांत्रिक राजनीति? राजनीति क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स क्या है? हाँ, स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हमें अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है और इंटरेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। उसको अपने हितों की पूर्ति के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स वो नेगेटिव टर्म नहीं है, पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव टर्म है। जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, आप सब पॉलिटिक्स कर रहे हो। राइट, आप सब क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब बिल्कुल नहीं है इलेक्शन लड़ना, राजनीति का मतलब बिल्कुल नहीं है चुनाव में भाषण देना, राजनीति का बिल्कुल मतलब नहीं होता है वोट डालना। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स? द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर द पावर। आप किस लिए यहाँ बैठे हो? राजनीति की बहुत साधारण परिभाषा क्या है, बिल्कुल साधारण सी परिभाषा राजनीति की होती है कि अपने हितों के लिए संघर्ष करना। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? यूपीएससी सीएससी, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो। और आप एक दूसरे के क्या हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, क्या हो, कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धी हो एक दूसरे के। एक को सीट मिलेगी तो दूसरा अपने आप बाहर हो जाएगा, एक को सीट मिलेगी तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप एक दूसरे कॉम्पिटिटर हो। राइट, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी बात है जिसने आप लोगों को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर होते हुए भी एक साथ बैठा रखा है? वो क्या है, डेमोक्रेसी। बिकॉज वी हैव ए मैकेनिज्म, हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सिविल सर्वेंट बनेगा और कौन नहीं बनेगा। राइट,
ये हमने ये मैकेनिज्म कहाँ से खोज निकाला? ये मैकेनिज्म हमने डेमोक्रेसी से निकाला। और वो प्रोसेस क्या है? प्रीलिम्स है, मेंस है और देन इंटरव्यू। उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट बनती है, उसमें जो सिलेक्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। और दूसरा क्या मान लेता है जो सिलेक्ट नहीं होता है? कि मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करा। तो ये बात हमने एक्सेप्ट कैसे कर ली कि मैं उसके लायक नहीं था? राइट, ट्रांसपेरेंसी है, एक मैकेनिज्म है प्रॉपर। उसमें ये भी था कि आप भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को हमने कैसे बना दिया? डेमोक्रेटिक। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस पर्सपेक्टिव में पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पावर। उनके लिए पावर क्या है? पीएम बनना। आपके लिए पावर क्या है? सब लोगों के लिए आईएएस बनना। हर आदमी के पावर कॉन्सेप्ट, शक्ति का पावर कॉन्सेप्ट अलग अलग सबके लिए है। राइट, जैसे इस मुखर्जी नगर में बहुत सब टीचर्स हैं पॉलिटी के, सब क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। किसके लिए? पावर के लिए। बेस्ट फैकल्टी कौन है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी? यही तो सब कोशिश में लगे हुए हैं। हिस्ट्री के बहुत टीचर हैं सर के लिए, वो कॉम्पिटिशन सर को कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिशन है, यही क्या है? यही पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी, मोदी जी को कॉम्पिटिशन कौन दे रहा है? राहुल गांधी। उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता केजरीवाल दे रहे हैं हमारे लिए। कौन? इसलिए वो आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं आजकल। सब करप्ट नेता कहाँ हैं? आम आदमी पार्टी में। ठीक है, तो ये कंपटीशन है। लेकिन फिर भी हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी का। अभी सवाल ये है कि दोनों को क्या बनना है? पीएम। अब थोड़ी देर के लिए एक इमेजिनेशन करो कि ये डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया। राइट, क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं। हमने मान लिया कि इंडिया एज अ मोनार्क, एक मोनार्की सिस्टम, एक राजतंत्र है। तो फिर ये पीएम बनने का स्ट्रगल कैसे होता? मान लो मोदी जी भी एक राजा हैं और राहुल गांधी भी एक राजा हैं, और दोनों को भारत का राजा बनना है। छोटे छोटे प्रोविंसेस के राजा हैं वो, तो कैसे राजा बनते वो? दो आर्मी होती दोनों की और वो आपस में लड़ते, बहुत से लोग मारे जाते। वहां भी क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हो रही है। किसके लिए पॉलिटिक्स हो रही है? पावर के लिए। लेकिन अभी पॉलिटिक्स क्या डिफरेंस है? अभी हमने राहुल गांधी पीएम, दोनों राहुल गांधी मोदी जी को क्या बनना है? पीएम बनना है। लेकिन उनके इस पावर को, उनके इस कंसेप्ट को, उनके इस स्ट्रगल को हमने, कन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व कर दिया? पीसफुली तरीके से। और उसके लिए हमने कौन सा मैकेनिज्म ढूंढा है? इलेक्शंस। हमने कहा इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस में लोग जैसे वोट देंगे, वो चुपचाप जीत गया तो जीत गया, जो हार गया तो हार गया। ऐसे ही हमारे पास मैकेनिज्म है आपके डिस्प्यूट और आपके कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। वो क्या है? आपका एग्जामिनेशन, आपकी। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया है? डेमोक्रेसी ने पॉलिटिक्स को कैसे बना दिया? पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर दिया हमारे कन्फ्लिक्ट्स को। राइट, पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स का मतलब है स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स इन सोसाइटी। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। और वो लोग क्या, ऐसी कोई सोसाइटी हो सकती है कन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो सकती है क्या कोई ऐसी सोसाइटी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है ऐसा। क्योंकि घर में भी क्या होता है? घर में जब घर में झगड़ा हो रहा है तो वो क्या है? वो पॉलिटिक्स है वो। राइट, पॉलिटिक्स का मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़े इलेक्शंस हो रहे हैं और आप लोग वोट डाल रहे हैं, नहीं। और जैसे अगर दो दोस्त इस बात पे झगड़ रहे हैं कि रोज चाय का पैसा मैं देता हूं, आप क्यों नहीं देते हैं, तो वो झगड़ा भी क्या है? क्योंकि दूसरा दोस्त किस लिए झगड़ रहा है? वो अपने इंटरेस्ट के लिए। वो कह रहा है कि रोज रोज मैं ही चाय का पैसा क्यों? वो भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, और पॉलिटिक्स नेगेटिव नहीं होती। ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये सब पॉजिटिव, सब कुछ। क्योंकि स्ट्रगल करना ही तो, ये किताब का मतलब यही इन्होंने रखा है कि हम सब क्या कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स का तरीका क्या है? डेमोक्रेटिक। उसका कैसा फॉर्म है? अभी डेमोक्रेटिक है। पहले हम डेमोक्रेटिक नहीं थे। पहले हम कैसे थे? नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, हम लड़ते थे एक दूसरे से, और लड़के जो लड़ाई में जीतता था वो क्या बनता था? राजा बन रहा है, सिविल सर्वेंट बन रहा है। लेकिन अभी चीजों को हमने पीसफुली, मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म खोज निकाले? पीसफुल मैकेनिज्म, जिससे हम क्या कर पाए? डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स को क्या करें? रिजोल्व करें पीसफुल मैनर में, शांतिपूर्ण तरीके से। समझे? तो इस किताब में हमें क्या समझा रहे हैं ये लोग? इन दोनों बुकलेट्स में क्या बताना चाह रहे हैं? कि कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उन कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, उन लड़ाइयों को कैसे हमें पीसफुली रिजॉल्व करना है, यही बात बताने की कोशिश है इनकी पूरी। समझे बात? चलो, अब देखो, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में कितने चैप्टर थे? याद है? हाँ, राइट। नाइन्थ क्लास की जो हमारी बुकलेट थी, क्लास, उसका टाइटल क्या है नाइन्थ क्लास की बुकलेट का? सारे लोग बोलो, इंग्लिश वाले बोलो डेमोक्रेटिक, अब हिंदी वाले लोकतांत्रिक राजनीति। नाइन्थ क्लास की बुकलेट में कितने चैप्टर्स थे? 5 चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सा था? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। राइट, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। नेक्स्ट,
दूसरा चैप्टर क्या था? राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, राइट, संविधान निर्माण। एंड थर्ड वन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हाँ, संस्थाओं का। एंड देन डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार। चलो, अभी देखो, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में हमने इतने पॉइंट्स पढ़े, कितने चैप्टर्स पढ़े थे? 5 चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर था व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। लोकतंत्र क्या है, क्यों, संविधान का निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, तो अच्छा बोलो, डेमोक्रेसी क्या है? राइट, देखो, जो पहली बार आए हैं तो घबराना मत, क्योंकि पूरी किताब पढ़ा रहा हूँ 10-15 मिनट में। ठीक है, तो बस बैठ बैठ के क्या करते रहो, सुनते रहो। समझ नहीं आ रहा है, इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें भी कभी समझ नहीं आ रहा था, इन्हें सब समझ अब आ गया है जो आपसे पहले से बैठे। तो बस धैर्य रखो, क्या रखो, पेशेंस रखो, और चीजों को क्या करो, समझो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पिछले वाले बताओ कि समझ आ जाएगी ना बात? बस समझ आ जाएगी, इसलिए सुनते रहो बैठ के कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेना बहुत ज्यादा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये हकीकत बात है कि जो पहली बार आया है उसे क्या लगेगा कि ये चल क्या रहा है, ये है क्या, ये क्या एनसीईआरटी इतनी मुश्किल है? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटी बहुत आसान है। मैं आप लोगों को आज पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, जो नए पहली बार आए हैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। किसको बता रहा हूँ मैं? जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ। आप तो बैठ के केवल सुनो बस। क्योंकि अगर मुझे आपको बताना होता तो मैं चैप्टर सीधा शुरू करता, वो आसान होता। ये मुश्किल है बहुत ज्यादा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ा दी है उसको मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। रिवीजन के लिए पहले क्या होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए केवल बैठ के सुनो कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अब बोलो, व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक रूप है। ठीक है, और कैसा रूप है, कैसा रूप है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो अलोकतांत्रिक रूप है उनसे अलग है। तो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे हो सकते हैं? मोनार्की है, ऑलिगार्की है, ठीक है, थियोक्रेसी है, मिलिट्री रूल है, बहुत सब हो सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कैसे डिफर है फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से कैसे अलग है? डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक में रूल ऑफ द पीपल नहीं होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता का शासन होता है, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में जनता का शासन नहीं होता है। तो जनता का जो शासन है उसके बेसिस पर हमने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां है रूल ऑफ द पीपल। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिससे जहां क्या होता है, लोगों का शासन स्थापित होता है। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? Why democracy? Because democracy ensure liberty, democracy ensure dignity of individual। ये सब बातें हमने कर ली थी, राइट? अभी हमने ये मान लिया कि डेमोक्रेसी जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, तो उस शासन को चलाने के लिए हमें कुछ चीजें भी जरूरी हैं। इस डेमोक्रेसी को रन करने के लिए, किसको? इस डेमोक्रेसी के लिए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले चाहिए संविधान। तो अब देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। संविधान नियमों और कानूनों का क्या होता है? मान लो कि हमने ये कहा कि इंडिया इज अ कंट्री और अ स्टेट और अ नेशन। भारत एक राज्य है, राष्ट्र है, और भारत क्या है? एक देश है। तो इस देश को हमें चलाना कैसे? जैसे हमारा जब संविधान बन रहा है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं, तो उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भारत को हमें कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना है, डेमोक्रेटिक और नॉन। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? डेमोक्रेटिक, कि हम डेमोक्रेसी से रन करेंगे अपने इंडिया को, राइट? अब है उस, हम डेमोक्रेसी हमने बनाया, तो उस डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या चाहिए? सर्टेन रूल्स एंड लॉ चाहिए, कुछ नियम और कानून चाहिए। वो नियम और कानून जहां लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान। संविधान की बेसिक डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। अब हमने ये मान लिया कि ठीक है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और वी हैव अ डॉक्यूमेंट
जहां क्या है, सर्टेन रूल्स एंड लॉज है, हमारे पास एक संविधान है जहां कुछ नियम और कानून लिखे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी? नहीं, नहीं कह सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डज नॉट इंश्योर डिटरमाइन दैट आ कंट्री पर्टिकुलर कंट्री इज अ डेमोक्रेसी। तो वहां क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। हमने इसमें एग्जांपल पे बात करी थी चाइना एंड इंडिया, हमने कहा इन इंडिया देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन चीन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। चीन में किसकी सर्वोच्चता है, गवर्नमेंट की है वहां की, ठीक है, वहां संविधान की सर्वोच्चता नहीं। क्लियर? अभी तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि डेमोक्रेसी के लिए पहली एसेंशियल फीचर क्या है, व्हाट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां क्या होना चाहिए, संविधान तो होना चाहिए, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता भी होना चाहिए। एक बात। सेकंड पॉइंट, फिर हमने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए और क्या चाहिए हमें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस चाहिए, राइट? तो इलेक्शंस क्यों चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, बोलो, इलेक्शंस क्यों चाहिए, चुनाव क्यों होने चाहिए एक लोकतंत्र में, राइट? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको, मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, रूल बाय द, लोगों द्वारा शासन। तो अब सवाल यह है कि लोग शासन कैसे चलाएंगे, क्या लोग खुद शासन चलाएंगे, क्या इंडिया में पॉसिबल है कि लोग डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करके रूल करें? क्यों, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टेरिटरी बहुत ज्यादा है। तो डेमोक्रेसी चलाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो लोग खुद पार्टिसिपेट करें, या फिर क्या करें, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन करें, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। तो पहले वाला तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता, जैसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जियोग्राफिकली हम बहुत लार्ज हैं एंड पॉपुलेशन भी बहुत। तो हमने दूसरा वाला तरीका अपनाया, कौन सा, हमने कहा कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। और अब सवाल है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सवाल ये कि रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे कैसे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स के हमने कहा कि ठीक है, हम उसके लिए क्या कराएंगे, इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी के लिए पहली बात है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बात क्या है, इलेक्शंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्शन, चुनाव होने चाहिए। तो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं। अब बोलो, क्या चुनाव ही किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाएंगे, क्या बनाएगा फिर, हाँ, क्या बोलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट? राइट। क्या चीन में इलेक्शंस होते हैं, हाँ, तो क्या चीन डेमोक्रेसी है, क्यों? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि चीन में और पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है कि वहां लोगों के पास जब वो वोट डालने जा रहे हो, तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो ये चुन सकें कि हमें किसे वोट देना है। ऐसे नहीं कि हमें वोट डालने गया एक ही आदमी और उसी को वोट देना है, क्या वो डेमोक्रेसी है? चीन में ऐसे ही होता है, एक ही कैंडिडेट है, वही चुनाव लड़ रहा है, वोट डालना है दो या नहीं डालना है तो मतलब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के सिस्टम पे। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत से लोग इलेक्शन लड़ते हैं और हम लोग किसी एक आदमी को चुनते हैं जो कि हमें सबसे अच्छा लगता है, राइट? तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, केवल चुनाव नहीं, संविधान की सर्वोच्चता और चुनाव के साथ साथ क्या चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं वो हमने समझ लिया था, राइट? अभी देखो, हमने कहा अगर किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना है तो उसे वहां क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगली बात क्या होनी चाहिए, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो ये वर्किंग ऑफ द संस्थाओं का कामकाज क्या है, संस्थाएं किसे कहते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। संस्थाएं मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बताओ, अब आप लोग, अब मुझे बताना कि एक डेमोक्रेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी क्यों है, बोलो। क्यों जरूरी है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, काम करेगा, ठीक है, तो काम तो राजा भी कर सकता है। लोकतांत्रिक काम करने के लिए क्या चाहिए, जैसे देखो कि इंस्टीट्यूशन, समझना, इंस्टीट्यूशंस तो चीन में भी होंगी, राइट? तो क्या चीन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग काम करती हैं? इंस्टीट्यूशंस तो एक मोनार्की में, सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, तो सऊदी अरेबिया में भी इंस्टीट्यूशंस होंगी। तो क्या सऊदी अरेबिया में एक ही आदमी सब ही काम करता है या अलग अलग लोग सब काम करते हैं? जैसे जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान, तो आपको लगता है कि उनसे बढ़ के वहां कोई है? कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके नीचे है,
लेजिस्लेचर भी सब उनके नीचे, सबसे बड़ा पावर किसके पास है, और वही लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही जुडिशरी है, सब कुछ वही है। वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, एक ही आदमी के पास क्या है वहां, वहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, वहां क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। एक आदमी के पास पूरा पावर है। लेकिन हम डेमोक्रेसी में ऐसे इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि एक आदमी के पास पूरा पावर होगा। हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके बीच, एमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, एमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशंस कौन सा है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। What is the basic function of the executive, implementation of the, and what is the basic function of the judiciary, interpretation of the constitution। ये डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, उन कानूनों की व्याख्या करती है। ये डेमोक्रेसी में ही होगा। इसको बोलते हैं पूरे कंसेप्ट को सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये कहां होगा, शक्तियों का पृथक्करण, ये केवल डेमोक्रेसी में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। समझे। देखो, तो संस्थाओं का कामकाज कहाँ है, किसके लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए। अभी है डेमोक्रेटिक राइट्स, ये भी किसके लिए चाहिए हमें, डेमोक्रेसी के लिए। क्यों डेमोक्रेटिक राइट्स डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है, राइट नहीं रहेंगे तो सोचो, सोचो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे मोनार्की, क्या राजतंत्र में लोगों के पास अधिकार होते हैं, बोलो। क्या चीन में लोगों के पास राइट्स हैं, क्या पाकिस्तान में लोगों के पास राइट्स हैं। राइट्स किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंश्योर होते हैं, डेमोक्रेसी में, राइट। तो ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये इससे पता चलता है कि कोई देश डेमोक्रेसी है या नहीं है। क्या इंडिया में लोगों के पास राइट्स हैं, जैसे आप कहां रहते हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके पास राइट्स हैं। क्या पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समूह हैं, क्या उनके पास अधिकार है। तो हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान, मतलब इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर, इन मापदंडों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई देश डेमोक्रेसी है या नहीं है, राइट। तो हमने क्या निकाला, अब जैसे हम एनालिसिस करें इन पॉइंट्स के बेसिस पर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो क्या हम कह सकते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडिया देयर इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन इंडिया देयर इज अ separation of power, working of the institutions, and in India there is a certain rights और क्या है, fundamental rights to the people। अब इसके बेसिस पर बात करो चीन की, किसकी, चाइना की। तो बोलो चाइना में क्या है, क्या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं है, तो चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या चीन में इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस हैं, क्या वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, इसलिए चाइना क्या है, नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या चीन में सेपरेशन ऑफ पावर है, नहीं है ना, तो चीन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्या चीन के लोगों के पास राइट्स हैं, नहीं है, तो चीन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। एग्जाम्पल, यही क्राइटेरिया है, पूरी दुनिया के कंट्रीज का हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे अब हम उदाहरण ले ले, एग्जाम्पल ले लेंगे यूएसए का। क्या यूएसए में सुप्रीमेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या अमेरिका में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्या अमेरिका में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर लिया ही कहां से है, यूएसए से इंस्पायर्ड है। क्या अमेरिकन लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, इसलिए अमेरिका क्या है। अभी एग्जांपल ले लो यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्या वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। क्या वहां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, क्या वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स है, नहीं है। क्या वहां डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। अगर आप कह रहे हो कि इन ब्रिटेन देयर इज नॉट अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा बोल सकते हो। क्या ऐसा बोलना ठीक है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है। सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ है, दुनिया का सबसे पहले डेमोक्रेसी आई कहाँ, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, राइट। क्या कंफ्यूजन आ गया कि वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेमोक्रेसी है। और वो डेमोक्रेसी कैसे है, वो डेमोक्रेसी ऐसे है क्योंकि वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी देश में जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी वहां क्या हो सकती है। लेकिन ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन के लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं, वो किस में बिलीव करते हैं, वो ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं।
प्रथाओं परंपराओं में विश्वास करते हैं। अगर जैसे हमारे यहाँ लिखा जाता है संविधान में कि सड़क के किस तरफ चलना है, हमारे यहाँ संविधान में लिखा है कि सड़क पे चलना है तो गाड़ी कार चला रहे हो तो क्या पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, बाइक चला रहे हो तो क्या पहनना है, ये हमें हमें पता है, हम लोग ये जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटेन के लोगों के लिए वो कहते हैं लिखो मत, क्योंकि हम मोरली इतने स्ट्रांग हैं कि अब बिना लिखे भी हम उस बात को फॉलो करेंगे। राइट, हमारे हमारे यहाँ बताना पड़ता है कि इलेक्शंस में करप्शन मत करो, वो कहते हैं कि हमें बता ही क्यों रहे, हम तो दुनिया को बताया है कि इलेक्शंस में करप्शन मत करो। वो कह रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताया जाता है कि डस्टबिन रख के कि यहाँ कचरा उसी में डालो, लेकिन वो लोग कचरा डाल रहे हैं। समझे, हमारा जो मन होता है हम वो करते हैं। और कैसा करते हैं, अगेंस्ट द लॉज, कानूनों के अगेंस्ट जाके बड़ा मजा आता है हमें। हेलमेट क्यों नहीं पहनना है नहीं पता, क्योंकि हमें लगता है कि भारी है वो कुछ सर पे, ठीक है, और हमारी हेयर स्टाइल भी खराब हो सकती है, इसलिए भी नहीं पहनना है। लेकिन ब्रिटेन के लोग ऐसा नहीं सोचते, तो वो कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें मत दो, लेकिन फिर भी हम क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमें सीखनी नहीं है। हमें डेमोक्रेसी किया जा रहा है, आपको डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही है, आपको डेमोक्रेसी सिखाई जा रही है। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी इज अ लाइफ स्टाइल। किसने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्रेट ब्रिटिश फिलोसफर, उन्होंने ये बातें कही 1869 में। कब, 1869 में उन्होंने किताब लिख रहे हैं वो, और वहां के ब्रिटेन के लोगों को बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी इज अ लाइफ ऑफ स्टाइल। डेमोक्रेसी क्या है, उसको कैसे जीना है उसमें लाओ। तो वहां के लोगों ने क्या कर लिया है, अपनी लाइफ में लाइफ स्टाइल बना लिया, किस चीज को। लेकिन हमें अभी क्या करना है, क्योंकि तभी तो हमें पढ़ाया जा रहा है 9th क्लास में 10th क्लास में, आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं कि डेमोक्रेसी सीखो क्या है, और डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी केवल इसलिए मत सीखो कि यूपीएससी सेलेक्ट होना है, डेमोक्रेसी को क्या बनाओ, लाइफ स्टाइल बनाओ। अच्छा बोलो, अगर आप एक डेमोक्रेटिक आईएएस ऑफिसर हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि डेमोक्रेसी आपके सिलेक्शन होने के बाद आपके लाइफ में कैसे एक कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिव वे में, तो क्या बताओगे। जैसे आप आईएएस ऑफिसर हो गए और आपको इतना डेमोक्रेसी पढ़ाया और आपने डेमोक्रेसी को लाइफ स्टाइल बना ली, तो वो एक एक ऑफिसर के लिए कैसे जरूरी है डेमोक्रेसी। अच्छा, और जैसे जब डीएम बीएम बन जाओगे तो क्या होगा कि मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, आप ऑफिस से आए शाम को 6, साढ़े 6, 7 बज के, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, और घर आते आते 8:30 बज रहे हैं, और आपको अच्छी खासी भूख लगी है, और भूख के लिए आप सड़क से समोसे लेके तो खा नहीं सकते हो, आना है बंगले पे बैठ के ही खाओगे, क्योंकि वहां मैडम है वो भी तो नाराज हो जाएंगी, अब पूरे दिन तो काम करते हो। अब आप 8:30 9 बजे अंदर घुस रहे हैं, और आपने देखा कि आपके गेट के बाहर 8-10 लोग बैठे हैं, बहुत गरीब टाइप के भी लोग हैं, बिल्कुल गाँव से आए हैं, उनकी कोई फरियाद है, क्या आपको रुकना चाहिए उनके लिए, या आप कहेंगे कि इनसे कहो इन्हें जाओ, सुबह बुलाया जाएगा बाद में देखेंगे। बोलो क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये है कि सच में रुकना चाहिए। और नॉन डेमोक्रेटिक आदमी कैसा है, अरे गरीब गरीब में हटाओ यार, यहाँ से आईएएस है ना, हटाओ, हमें भूख लगी है, अरे काम करना है, सुबह भी तो ऑफिस जाना है। और वो गरीब आदमी के लिए चलो आप रुक भी गए, और वो गरीब आदमी रो रहा है और अपनी व्यथा सुना रहा है आपको, और 11 बज गया उसकी कहानी सुनते सुनते, तो क्या सुनना चाहोगे। ऐसा होता है सिलेक्ट होने के बाद, आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी आपको अधिकारी वही अच्छा है जो सच में 11 बजे तक उनकी बात सुन रहा है। नहीं तो अधिकारी सुनना पसंद करते नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अधिकारी हैं वो। इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो मेंटेलिटी है आपके पास, तो ये जो पढ़ाया गया है आपका कोई मतलब नहीं। और अगर आप सच में रुक के सुन रहे हैं उनकी बात, और अब आपके पास 2 लोग आए हैं, जो आपके जिले का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा व्यापारी, और एक गरीब आदमी आया है, और दोनों की चिट्ठी आपके सामने पड़ी हुई है, अपॉइंटमेंट है कि एक आदमी की जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा किया हुआ है, और एक है कि आपसे बहुत, किससे मिलना चाहोगे। अगर गरीब से मिलना चाहिए तो यू आर अ डेमोक्रेटिक पर्सन, तो आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि समाज के जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना, डेमोक्रेसी यही तो कहती है। तो ये डेमोक्रेसी आपने सीखी, और देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अप्रोच इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, वो आपके व्यवहारिक जीवन में फिर आपने उसको क्या किया, प्रयोग किया। इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू में पूछ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूं मेरा तो पीएचडी, तो कह रहा है कि ये बताओ कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सपोज करो कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ थ्योरी, लोकतंत्र क्या है, एक
अवधारणा है, एक सिद्धांत है। कैसे अपने आईएएस बनने के बाद उसको लागू करोगे? देन एग्जांपल। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे याद है कि यही दो कंपैरेटिवली एग्जांपल्स थे। मैंने कहा मान लो कि आईएएस ऑफिसर हैं और उसके बाद मेरे पास दो अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं बाहर बैठे हुए लोगों के, जो कि एक मेरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है और एक एक गरीब व्यक्ति है और एक है दबंग। तो मैं पहले जो है उस आदमी को, उसने कहा जैसे, और फिर मैंने कहा बंगले के बाहर केस स्टडी होती है। क्या होती है? एथिक्स में पढ़ाई जाती है। केस स्टडी को बनाओ ना अपना आंसर, मन से आंसर नहीं होते। ये केस स्टडी भी है। ये एक आई थी पहले 2013 या 14 में, केस स्टडी थी, समझे? कि मान लो कि डेमोक्रेसी को कैसे इंप्लीमेंट करो, तो उस केस स्टडी के बेसिस पे आंसर करो ना। मन से कहानियां नहीं बनाई जाती। तो बात सही है कि कैसे प्रैक्टिकली आप इस डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकली यूज है, एप्लीकेशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आगे। ये बात समझ रहे हैं इस बात को? ये कहानियां ऐसे नहीं पढ़ाई जा रही हैं आपको कि बस सेलेक्ट हो गए और इन सब बातों की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। आप देखना कि जो लोग आईएएस होते हैं और कार में पर्दा बंद करके चले जा रहे हैं, वो सही अधिकारी नहीं है। इसका मतलब है उन्होंने केवल इस बात को किस लिए पढ़ा कि वो सिलेक्ट हो रहे हैं। आपने कुछ कुछ अधिकारी बहुत पोलाइट होके बात करते हैं, आप उनसे मिलोगे ऐसे लगेगा कि ये है ही नहीं अधिकारी। इसका मतलब है उस आदमी ने पढ़ते हुए उन चीजों को सीखा है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी वो एप्लीकेशन कर रहा है इन प्रैक्टिकल लाइफ। और वही काम तो वही है ना। कुछ बहुत एरोगेंट टाइप के आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया बट लाइफ स्टाइल नहीं पढ़ा। और ब्रिटेन वालों ने क्या कर लिया, लाइफ स्टाइल पढ़ लिया उन्होंने। वो उनको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या है, वो वैसे रहते हैं वो वैसे। ठीक है, अब मैं आपको डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूं, डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूं, और आपने कोई एक सवाल पूछा मुझसे और मैंने नहीं पूछने दिया, तो मैं डेमोक्रेट हुआ? नहीं हुआ डेमोक्रेटिक, राइट? बात तो तब है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल में वो बात है या नहीं है। समझ नहीं आ रहा है तो तब तक समझाना है, समझे? तो इसको हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बल्कि कहाँ का पार्ट है, ये डे टू डे लाइफ का पार्ट है, राइट? तो लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो उसको क्या क्या चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड क्या क्या चाहिए? कोई देश लोकतंत्र है, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए। और क्या चाहिए? शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। और क्या चाहिए उसको? डेमोक्रेटिक राइट्स, वहां लोकतांत्रिक अधिकार भी होने चाहिए। क्लियर बात? तो ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी। क्रक्स है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का। क्या कहा 9th क्लास की एनसीईआरटी ने? कि अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है और कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं है, कोई देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक नहीं है, तो उसका एनालिसिस हम कितने पॉइंट्स पर कर सकते हैं? इतने पॉइंट्स पर कर सकते हैं। अगर वहां संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कह सकते हैं कि वो देश डेमोक्रेटिक है। वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो वो देश लोकतांत्रिक है। अगर वहां अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं तो वो देश लोकतांत्रिक है। और अगर वहां लोगों के अधिकार सुनिश्चित हैं तो वह देश लोकतांत्रिक है। ये क्राइटेरियाज हैं टू डिटरमाइन अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट, राइट? ये 9th क्लास की एनसीईआरटी थी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो अब देखो, अब हमें बात करनी है 10th क्लास की एनसीईआरटी। अब 9th क्लास की एनसीईआरटी जाके पढ़ना, क्या पढ़ोगे? 9th क्लास की एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने एक गलती करी है। क्या गलती करी है? एनसीईआरटी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो चैप्टर को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, राइट? किताब बहुत अच्छी लिखी है, पढ़ी है ना आप लोगों ने चैप्टर्स, पहला चैप्टर खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। एक चीज वो कर देते, लेकिन वो सब कर देते तो फिर हम क्या करते, राइट? ठीक है, अगर वही सब कर देते तो फिर हम क्या करते? ये जो कनेक्टिविटी है कि हमने पांचों चैप्टर लिख के उसको एक बना दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स। ये कनेक्टिविटी है, ये हमारा काम है, राइट? 10th क्लास के एनसीईआरटी में हमने कितने चैप्टर पढ़े? हाँ, चैप्टर फर्स्ट क्या था? राइट, चैप्टर फर्स्ट था पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। और फिर क्या था? राइट, फेडरलिज्म, संघवाद। अभी बोलो, हमने कहा, फिर से एक बार सुन लो, हमने कहा डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। डेमोक्रेसी के लिए फिर चाहिए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और डेमोक्रेसी के लिए चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी चाहिए क्या? फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स। और क्या चाहिए डेमोक्रेसी के लिए? पावर शेयरिंग भी चाहिए, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी किसने की थी? दो एग्जांपल्स लिए थे हमने, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम श्रीलंका में से किसने पावर शेयरिंग किया था?
श्रीलंका ने नहीं किया था, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, राइट, सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया उनके यहाँ। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग हमने कहा कि एक मैकेनिज्म है जिसमें जो सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, उनको पार्टिसिपेट करना है, और स्पेशली किसका ध्यान रखना है, माइनॉरिटी ग्रुप्स का ध्यान रखना है, जो अल्पसंख्यक समूह है उनका ध्यान रखना है। मैं कहा पावर शेयरिंग में। तो ये पावर शेयरिंग, राइट। तो डेमोक्रेसी में एक और चीज जुड़ जाती है, वो क्या है, पावर शेयरिंग, राइट। तो पावर शेयरिंग भी हमें करना है। अब देखो, हमने कहा था व्हाट इज द फेडरलिज्म, हमने कहा था फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ द पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। संघवाद है कि सत्ता की साझेदारी कैसे करनी है, उसका एक तरीका था, राइट। और फेडरलिज्म में हमने बहुत सारी बातें समझी थी, काफी डिटेल डिस्कशन था, राइट। अभी हमें पढ़ना है 10th क्लास की एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर, राइट, चैप्टर 3। यहां से अब लिखना शुरू करो, नए वाले लोग। अभी तक तो पुरानों से बातें हो रही थी केवल, अब सभी लोग लिखो। चैप्टर 3 है ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। चैप्टर 3, इसका टाइटल है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। तीन ही पॉइंट है इसमें, ठीक है, चलो। A story of Mexico Olympics, similarities, differences and division, politics of social division। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है समानता, अंतर जिसे असमानता भी बोल सकते हैं, तथा विभेद, विभेद को विभाजन भी कह सकते हैं। ऐसे 3 पॉइंट बना लो। पहले सामाजिक विभाजन की राजनीति, सामाजिक विभाजन की राजनीति, क्योंकि ये चैप्टर कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है। क्या है, कुछ नहीं, इसमें पूरा कंसेप्ट है, 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन है कि ना, बात की बात है, समझो। टाइटल क्या है, चैप्टर का टाइटल क्या है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। तो अब सवाल यह है कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, तो क्या कहोगे? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का एक रूप है। तो डेमोक्रेसी की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है डाइवर्सिटी से, लोकतंत्र की का क्या संबंध हो सकता है विविधता से? क्या लोकतंत्र, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या लोकतंत्र विविधता का सामंजस्य करता है, एकोमोडेट करता है टू द डेमोक्रेसी, करता है? कैसे? सबको एक, सबको साथ में लेके, कैसे? ऐसी कौन सी बात है, भाषा, धर्म, और चलो, और ऐसी कौन सी बात है जो हमें यह बताती है कि डेमोक्रेसी सबको एक जैसा मानता है? कोई एक ऐसा फीचर बताओ, फंडामेंटल राइट्स बताओ, और एक बात बताओ, कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे एक बार में मुझे ये पता चले कि डेमोक्रेसी हमें एक बार में सबको बराबर बना देती है। वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू, एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी कम्युनिटी का हो, ठीक है, लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है।
किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, राइट, किसी भी जेंडर का हो, हम सब लोगों को क्या बना देते हैं, एक, क्योंकि हमने सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो डेमोक्रेसी ने सबसे पहले डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। कौन सी डाइवर्सिटी को, रिलीजन, कास्ट, रेस, जो भी है, हमने सबको बराबर कर दिया। क्योंकि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, सभी डेमोक्रेसीज में एक फैक्ट कॉमन है। कौन सा फैक्ट? वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने लोगों को ये वाली बात दे रही हैं। और दुनिया का एक अकेला कौन सा ऐसा देश था जिसने पहली बार में ये काम किया? दुनिया का एक अकेला देश जिसने पहली बार में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। हाँ, कौन था? भारत। दुनिया का पहला एक अकेला ऐसा देश, जब हम आजाद हुए कब, 15 अगस्त 1947 को, तो पंडित नेहरू ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, कहा कि भारत को दे रहे हैं। और इंडियन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 to 4, उसमें हमने बात करी सबको वोट देने का अधिकार। जब इंडिया ने ऐसा किया तो दुनिया के जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट थे, जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट मिस्टेक है ऑफ इंडियन लीडरशिप, भारत के नेताओं की सबसे बड़ी गलती है ये, क्या? कि सबको एक साथ वोट देने का अधिकार दे दिया। क्योंकि उन्होंने कहा भारत में लिटरेसी रेट है ही नहीं, भारत के लोग वोट का मतलब भी नहीं जानते। आपने कैसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है जिन्हें कुछ नहीं पता डेमोक्रेसी के बारे में? वोट डेमोक्रेसी पढ़े ही नहीं है। कहा कि वोट क्या होंगे, सब डेमोक्रेसी बर्बाद होने वाली है। लेकिन हमने क्या कर दिखाया, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जितनी भी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, यहाँ सबसे पहले वोटिंग राइट्स मिले मेल को। और 100 50 सालों बाद वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं किसको? फीमेल को। एक साथ कभी नहीं मिला। लेकिन हम एक ऐसी कंट्री थी जिसने हमने मेल फीमेल जो भी है सबको एक बार में वोटिंग राइट्स दे दिया, जिसकी एज कितनी हो, कितनी? 21 था पहले। कितना था? कहा जिसकी भी एज 21 है हम उसको वोटिंग राइट दे रहे हैं। बाद में राजीव गांधी ने क्या किया, उसको 18 ईयर्स किया। पहले 21 था, वोट डालने की एज क्या थी पहले, बाद में हमने उसको घटा के कितना कर दिया? कौन सा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नहीं पता, नहीं, ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये इंडिया ने ऐसा पहला किया और लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो ठीक है, आप देखो, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को क्या करती है? एकोमोडेट करती है डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को, राइट। और अगर कोई डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर पा रही तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी, विविधता किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी हमने समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या करे, एकोमोडेट करे टू द डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? देखो, यूपीएससी की तैयारी का एक गेम समझ लेना, इस पूरी तैयारी में एनसीईआरटी क्या बता रही है, हर बात की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है? और वही काम करने वाला है आपका डेफिनेशन। अगर आपने 10 20 25 30 50 हजार डेफिनेशन याद कर ली, कितनी? 50 लाख 2 लाख जो भी है, कोई गिनती नहीं, क्योंकि हर चीज की एक डेफिनेशन है। और सब कुछ पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, वो डेफिनेशन याद कर ली आपने तो काम ठीक है आपकी स्थिति। क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग में के मास्टर हैं। फिर मेंस आंसर राइटिंग में लिखें क्या, याद तो है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि आपको हर उसका मीनिंग नहीं पता। आपको वर्ड, आपने टर्म से याद कर लिए लेकिन आपने उसकी मीनिंग को नहीं समझा। जब मीनिंग को समझोगे तो आराम से एक्सप्लेन उसको कर पाओगे। जैसे डेमोक्रेसी समझ लिया, अभी डेमोक्रेसी कोई बोले तो आप एक आध पेज आसानी से लिख दोगे, बहुत इशू नहीं होने वाला आपको। तो ये डेमोक्रेसी, ये डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जैसे देखो, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड डिवीजन। अच्छा बोलो, क्या हम लोग सिमिलर हैं? सारे लोग हैं? कैसे, किस किस पर्सपेक्टिव से हम लोग समान है, एक जैसे हैं? कल्चर तो अलग अलग हो सकता है, किस पर्सपेक्टिव में हम लोग सिमिलर हैं बताओ? एम एक है, आपकी बात नहीं हो रही है। अब मान लो जो बाहर घूम रहे हैं, कुछ ये जो काम कर रहे हैं, ये सब लोग, यहाँ बात हो रही है सब लोगों की। भारत के नागरिक से एक हैं आप, ठीक है, और बड़े पर्सपेक्टिव पे जाओ, और किस पर्सपेक्टिव से एक है? पूरी दुनिया के लोग कैसे एक हैं? मानवता, मानवता सही इनका कहना है। हम लोग क्या है? ह्यूमन, ठीक है। सबके दो हाथ हैं, सबके दो पैर हैं, एक नाक है, दो आंख है। अगर किसी को दो नाक हो सोचो तो वो कुछ अलग होगा ना।
तभी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव एक समान है, ये समानता है। लेकिन क्या इस समानता में भी हम अलग अलग हैं? जैसे जैसे दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों को 2 हाथ 2 पैर 1 नाक है, लेकिन 7 अरब लोगों की नाक का स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि नाक के स्ट्रक्चर से ही हमारी चेहरे की बनावट अलग हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। क्या है ये डिफरेंस है। हम सिमिलर भी हैं उसी स्ट्रक्चर में, और उसी में क्या है, डिफरेंसेस भी हैं। और उसी नाक के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने बोला ये अमेरिकन है, हमने बोला ये अफगानी है। किसी की नाक लंबी है वो अफगानी हो गया, बेचारा जिसकी नाक थोड़ी चपटी सी है हमने उसको बना दिया नॉर्थ ईस्ट टाइप से बना दिया, ठीक है, इंडोनेशिया, चाइना, राइट, वो कैटेगरी बांट दी रीजनल बेसिस पर। जिनकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है वो अफगानी मान रहे हैं। अमेरिकन के चेहरे की बनावट बिल्कुल गोरी होती है, हम लोगों का पता ही नहीं हम किस टाइप से हैं। गोरे भी हैं इंडिया में, काले भी हैं, गेहूं रंग भी है, सब टाइप के लोग पाए जाते हैं, राइट। तो ये सिमिलरिटी भी तो है, लेकिन उसमें क्या है, डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन जब हम उस डिफरेंसेस के बेसिस पर क्या, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, समझना, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेट एंड डिवीजन, फर्क है। एनसीईआरटी सिखा रही है कि कैसे पढ़ना है चीजों को, कंसेप्चुअली समझना है। सिमिलरिटी है, सबको, सब ह्यूमन स्ट्रक्चर एक जैसा है, सब हाथी एक जैसे होते हैं, सब शेर एक जैसे होते हैं। तो जो एक जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या बोलोगे, पॉपुलेशन। जब हमारी सेंसस होता है तो किसका सेंसस होता है, ह्यूमन बीइंग का सेंसस होता है। हाथी एक जैसे होते हैं, घोड़े एक जैसे होते हैं, तो वो चीजें एक जैसी हैं। लेकिन हम सिमिलर हैं, लेकिन उस सिमिलर में भी क्या है, डिफरेंसेस हैं। अच्छा बोलो, कोई आदमी का बहुत गोरा होना, किसी आदमी का काला होना, किसी आदमी की नाक लंबी होनी, किसी आदमी की नाक चपटी होनी, किसी आदमी के बाल सफेद होने, किसी आदमी के बाल भूरे और किसी के काले, किसी के सांवले, किसी के ताबिया, जो भी है, क्या ये डिफरेंसेज हैं या डिवीजन है? ये डिफरेंसेज है, डिवीजन नहीं। क्या है, ये डिफरेंसेज है। क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी आदमी की नाक लंबी और किसी की नाक चपटी है तो लंबी नाक वाला ज्यादा होशियार है? जब हम ऐसा करते हैं तो हम डिफरेंसेस के बेसिस पर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, डिवीजन क्रिएट करते हैं इन सोसाइटी, राइट। समाज में क्या करते हैं, हम विभाजन उत्पन्न करते हैं। समझो कि जब इन असमानताओं के आधार पर, किसके आधार पर हम भेदभाव करते हैं लोगों के बीच, तो उसी को क्या बोलते हैं, विभाजन। तो बताना, असमानता अच्छी है या बुरी है? बुरी कैसे है? नहीं, बुरी कैसे है, बुरी कहा, दोनों कहा तो इसका मतलब आप कह रहे हैं बुरी है, हाँ। नहीं, असमानता अच्छी है। सोचो, सारी दुनिया के लोग एक जैसे हों, 7 अरब लोग एक जैसे हों, तो दुनिया अच्छी लगेगी? नहीं। हम सुंदर चेहरा देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, राइट, कुछ खुश होने का मौका तो मिलता है। तो ये जो असमानता है, ये असमानता अच्छी है। सोचो, सारी दुनिया के पेड़ एक जैसे, सारी दुनिया के लोग एक जैसे, सब एक जैसा, तो बोरिंग। क्रिएटिविटी देखो ऊपर वाले की, उसने हर आदमी को अलग अलग बनाया है ताकि कुछ ना कुछ क्या बना रहे, कुछ ना कुछ रुचि इस संसार में बनी रहे। मन बदलता रहता है, सुंदर आदमी देखा, हाँ ये सुंदर, फिर उससे सुंदर, उससे सुंदर, उससे सुंदर, उससे सुंदरता की कोई चरम सीमा नहीं, कोई ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी का मतलब क्या है, रिलेटिविटी है। आप नेचर देखो, हमारे यहाँ का नेचर अलग है, हम जम्मू कश्मीर जाते हैं और सुंदरता है, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, वहां और अलग टाइप से सुंदर। तो ये सुंदरता, ये डिफरेंसेज है। लेकिन जब हम सुंदरता या सुंदरता को कह सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंसेस बहुत अच्छी चीज है, डिफरेंसेस होने चाहिए। डिफरेंसेस क्या करते हैं, इनोवेशन आता है डिफरेंसेस से। लेकिन जब हम उस डिफरेंसेस के विषय पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो गलत है। क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। डिफरेंस होना अच्छी बात है, डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है। यही डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस क्या है, यही विविधता है, राइट। अगर जैसे इंडिया में विविधता ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंसेज बहुत ज्यादा है। किस चीज के डिफरेंसेज है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, किस चीज का, रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रीजन का डिफरेंस है, राइट। ये डिफरेंसेस क्या बना रहे हैं, डाइवर्सिटी बना रहे हैं। ब्रिटेन में डाइवर्सिटी ज्यादा है या कम है, क्यों, क्योंकि वहां रिलीजन बहुत ज्यादा नहीं है, वहां कास्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लोग एक ही जैसे दिखते हैं, लोगों की बोली क्या है, इंग्लिश एक जैसी है। वहां डिफरेंसेस कम है, इसलिए डाइवर्सिटी कम है। डाइवर्सिटी का मतलब, विविधता का मतलब क्या है, अंतर, लोगों के बीच जो असमानता है,
ये अच्छी बात है, असमानता जो है, ठीक है, उसी को हमने डाइवर्सिटी कहा है। अब ये अब डाइवर्सिटी समझ आया, तो क्या है डाइवर्सिटी बोलो? अगर मैं आपसे कहूं विविधता क्या है? डिफरेंसेस इन सोसाइटी। जब समाज में बहुत सारे अंतर होते हैं, असमानता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको विविधता बोलते हैं। अब क्या उस विविधता, उस इस विविधता के आधार पर, इस डिफरेंसेस के बेसिस पर हमें लोगों से डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कर देता है? क्रिएट क्या कर देता है? डिवीजन क्रिएट कर देता है। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ? डिफरेंसेस के बेसिस पर क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राइट? और उस डिस्क्रिमिनेशन ने क्या किया वहां पर? सिविल वॉर किया, राइट? हुआ कि नहीं हुआ? वहां किस चीज का डिफरेंस था? लैंग्वेज का, रिलीजन का डिफरेंस था। तो डेमोक्रेसी यही करती है। डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी इंश्योर करती है, एकोमोडेशन लाती है किस चीज में? डिफरेंसेस में। और उसी डिफरेंसेस को हम करते हैं तो हमारे समाज, सोसाइटी जो है क्या नहीं होती है? डिवाइड नहीं होती, उसमें डिवीजन नहीं आता है, और सारे लोग एक साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर, यही है चैप्टर कुल मिला के। अभी लिखा दूंगा वो बात अलग है, चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे चैप्टर का? ये सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर हम क्या करने लगते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप देखो कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, इसी चैप्टर के बाद आगे चैप्टर आएगा हमारा जेंडर पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स। तो यही चैप्टर तो आगे बढ़ा रहे हैं वो। जैसे इस कनेक्टिविटी को थोड़ा सा कनेक्ट करो विमेन एम्पावरमेंट से। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? कि विमेन क्या कर रही हैं? अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रही हैं। सवाल यह है कि वो क्यों डिमांड कर रही हैं? हमने डिस्क्रिमिनेशन किया किस बेसिस पर? ये डिफरेंस के बेसिस पर। बायोलॉजिकली, नेचुरली, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ विमेन और बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन डिफरेंट, राइट? यही तो फर्क है। उनकी शारीरिक संरचना अलग है और हम पुरुषों की शारीरिक संरचना अलग है। तो इसी शारीरिक संरचना के बेसिस पर हमने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। डिवीजन किस चीज का डिवीजन कर दिया? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, उन्हें कौन से काम दे दिए? डोमेस्टिक वर्क दे दिए, और हमने कौन से काम ले लिए? बाहर के काम ले लिए पुरुष ने। क्योंकि सो नेचुरली और बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है कि विमेन जो है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम है पावर में पुरुषों के, मेल के, राइट? तो इसका मतलब ये तो डिफरेंस हुआ ना, कि इसके बेसिस पर हमने डिस्क्रिमिनेशन बना लिया और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने लगे कि तुम ये नहीं कर सकती हो, ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो, ये कर सकती हो। और क्या हुआ उनके साथ? हमने डिवाइड कर दिया हर एक चीज को, उनकी लाइफ को डिवाइड कर दिया। उनकी लाइफ कहां तक लिमिटेड है? रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर लड़कियां, रात में 12 बजे तक लड़का सड़क पर घूम सकता है। लड़कियां दिल्ली पढ़ने नहीं आ सकती, लड़के दिल्ली पढ़ने आ सकते हैं, ठीक है? लड़कियां क्रिकेट मैच, लड़के क्रिकेट मैच, लड़कियां बड़े बाल रख सकती हैं। क्यों? क्यों? कभी पूछा किसी से कि क्यों ही रखना? हम बाल बड़े क्यों क्यों रखती हो बताओ? किसी लड़की के पास इसका आंसर है? हम्म? क्या किसी लड़की के पास इसका आंसर है कि बाल बड़े क्यों रखती हो? बता दिया है ना, इन्होंने रख लिया। रिलीजन में यूनिटी क्यों नहीं हो सकता है? यूनिटी कहीं नहीं हो सकती है। यूनिटी इसलिए नहीं हो सकती है कि रिलीजन में भी लोग क्या चाह रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट को पूरा करें। स्ट्रगल हर जगह रहेगा, कन्फ्लिक्ट्स हर जगह रहेंगे। अगर हम ऐसा सोचें कि रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेसिस पर, या किसी एक बेस पर हम लोगों को यूनिट कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। जिन्ना ने यही गलती तो करी, उन्हें लगा सारे मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो वो क्या रहेंगे। सवाल ये है कि वो मुस्लिम से नहीं है, वो लोग हैं, और लोगों को क्या चाहिए? अपना इंटरेस्ट चाहिए, राइट? तो वो पॉलिटिक्स रहेगी हर जगह, और जहां पॉलिटिक्स रहेगी वहां यूनिटी, यूनिटी यही तरीके से आ सकती है कि उन कन्फ्लिक्ट्स को, उन डिस्प्यूट्स को हम रिजोल्व कैसे कर रहे हैं, राइट? और हमने वो कर दिखाया इंडिया ने। क्या हम इंडियंस यूनाइट नहीं है कंपेरेटिवली पाकिस्तान से? हम ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को जब हम आजाद हुए तो इंडिया ने चुना डेमोक्रेसी और पाकिस्तान ने क्या चुना? नॉन, हमने सेकुलरिज्म चुना, पाकिस्तान ने थियोक्रेसी चुनी। इस्लाम को उन्होंने अपना रिलीजन बनाया, हमने कहा हमारा कोई रिलीजन नहीं है। और इसीलिए कंपेरेटिवली पाकिस्तानी की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, और पाकिस्तान से हम कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं, फिर भी हमारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और देखो ये इसी का ये आउटपुट है कि इंडिया की माइनॉरिटी ज्यादा सेफ है। मैं भी एक मुस्लिम हूं इंडिया में, लेकिन मैं ज्यादा सेफ महसूस कर रहा हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि मेजोरिटी कम्युनिटी ने मुझे सेफ रखा है, सेफ रखा है इस डेमोक्रेसी ने। किसने? राइट, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये फर्क है, यूनाइट हम हैं, हम लोग रह रहे हैं, वो डेमोक्रेसी ही कर सकती है हमें। समझे बात को? तो ये डिफरेंसेस के बेसिस पर जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो डिवीजन है। क्लियर बात समझ आई? तो ये अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन,
कि क्या पॉलिटिक्स भी सोशल डिवीजन को बढ़ाती है या कम करती है? बोलो, हमारी पॉलिटिक्स क्या करती है, बढ़ाती है कम करती है सोशल डिवीजन को? क्या हमारी पॉलिटिक्स ऐसा करती है कि डिफरेंसेस के बेसिस पर डिवीजन को बढ़ा दे? बिल्कुल करती है पॉलिटिक्स ऐसा। क्या पॉलिटिक्स कम भी कर सकती है? बिल्कुल कम कर सकती है। चलो, इतनी बात समझ आई। अब थोड़ा सा इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स। चलो पहले वाले में, इस वाले पॉइंट में यहाँ नीचे लिखते जाओ ऐसे, ठीक है? चलो लिख लो। कुछ है नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कहाँ का? मैक्सिको ओलंपिक का एग्जाम्पल दिया, इसमें लिख लो, पहले वाले में लिखो। सिविल राइट मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट्स स्टार्टेड इन यूएसए, अमेरिका में, स्टार्टेड इन यूएसए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई इन 1954 टू 1968, 54 टू 68 शुरुआत हुई। यह आंदोलन, हिंदी वाले लिख, शुरुआत हुई, यह आंदोलन 1954 से 1968 तक चले, राइट? और इनको लीडर कौन कर रहा था अंडर से? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लिख लो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सुना होगा इनका नाम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हिंदी में ऐसे लिख लो, मार्टिन, बता रहा हूं एक मिनट, मार्टिन लूथर किंग, हिंदी में क्या लिखा ये बताओ। ये आंदोलन नीति बीच चले, इस आंदोलन का नेतृत्व, हिंदी वाले, इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट्स, मूवमेंट्स वर पीसफुल मूवमेंट्स इन अमेरिका, वर पीसफुल मूवमेंट इन अमेरिका। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे, राइट? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जो भी पॉइंट वो लिखो, लिखो ब्लैक पैंथर मूवमेंट, ब्लैक ऐसे लिखेंगे, ब्लैक पावर लिखो, पैंथर नहीं, ब्लैक पावर मूवमेंट, ब्लैक पावर मूवमेंट, हाँ पहले में लिख दो, ब्लैक पावर मूवमेंट। हिंदी वाले लिख लो ऐसे ही, ब्लैक पावर मूवमेंट, ऐसे देखो, ब्लैक पावर मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लो 1966 डैश 1975, 1966 से 1975 वायलेंट मूवमेंट था ये, वायलेशन में बिलीव करते थे ये लोग, ठीक है? वायलेंट, वायलेशन लिख लो, वायलेंट। आप लोग हिंसात्मक आंदोलन था, हिंसात्मक आंदोलन, राइट? और ये किस लिए चल रहे हैं ये मूवमेंट्स, किसके लिए? हाँ, राइट्स फॉर द ब्लैक कम्युनिटी इन अमेरिका, लिखो, अमेरिका में अश्वेत, अगला पॉइंट लिख लो, यह आंदोलन अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों से संबंधित थे। These movements were related to the right for the blacks in America. यह आंदोलन अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों से संबंधित थे। अमेरिका की बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, अभी भी है? अमेरिका का स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल कॉम्पोजिशन क्या है? गोरे और काले लोग। बराक ओबामा कहां से आते हैं? काले लोगों से, ठीक है? तो हमेशा गोरे लोगों ने किसका एक्सप्लॉयटेशन किया है? काले लोगों का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? ब्लैक थे। मार्टिन लूथर किंग किसकी आइडियोलॉजी बिलीव करते थे? इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन थिंकर महात्मा गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और आंग सांग सूकी, आंग सांग सूकी कहां की नेता है? म्यांमार। आंग सांग सूकी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोनों ही किससे इंस्पायर्ड हैं? महात्मा गांधी से। मार्टिन लूथर किंग मूवमेंट चला रहे हैं अमेरिका, पीसफुल मूवमेंट चला रहे हैं, किसके राइट्स के लिए? ब्लैक्स के राइट्स के।
और वो कह रहे हैं कि गांधीयन अप्रोच के बेसिस पर हम क्या करेंगे, वो थोड़ी सी वो रखते थे, गांधी जी की हमेशा अपने साथ मूर्ति रखते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और उन्होंने कहा कि गांधीयन अप्रोच पर हम क्या करेंगे, ये मूवमेंट चला रहे हैं, वो समझे। और बाद में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गोली मार दी गई, वो मर गए, ठीक है। उनके जाने के बाद वो कब तक मूवमेंट चला उनका, 1968 में। और 1966 में एक मूवमेंट फिर से शुरू हो रहा है जिसको बोले ब्लैक पावर मूवमेंट। ये कुछ लोग ऐसे मानते थे अमेरिका में कि मार्टिन लूथर किंग का जो मूवमेंट है वो पीसफुली है, उससे हमें राइट्स नहीं मिलने वाले, कि इसलिए कुछ लोगों ने एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसमें उन्होंने थोड़ा सा किसकी बात करी, हिंसा की बात करी। जैसे हमारे यहाँ कौन थे, गरम दल और नरम दल। ऐसे नरम दल वाले बेचारे बिलीव किसमें करते थे, पीसफुल वे में, बट गरम दल वाले थोड़े बोलते थे कि हमें क्या करना है, अरविंद घोष, राइट, लाला लाजपत राय, अरविंद वो बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जो थे। तो इस टाइप का मूवमेंट अमेरिका में तो चला रहा है। ये मूवमेंट आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ओलंपिक, अगला पॉइंट लिखो, लिखो इन 1968, इन 1968 ओलंपिक्स स्टार्टेड इन मैक्सिको। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक हुए, ओलंपिक हुए। एक नाम है टॉमी स्मिथ, टॉमी स्मिथ। ओलंपिक हुए, एक छोटा सा नाम लिखो उसमें नीचे, टॉमी स्मिथ, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता, हिंदी में लिख लो ऐसे, टॉमी स्मिथ, इन्होंने गोल्ड जीता। टॉमी स्मिथ लिखो, गोल्ड जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने ओलंपिक में, ठीक है। एक है जॉन कार्लोस, जॉन, ये याद नहीं करने नाम आपको, बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है। इन्होंने सिल्वर जीता, सिल्वर, ठीक है। जॉन कार्लोस, जॉन कार्लोस, इन्होंने क्या जीत लिया, सिल्वर जीत लिया। ये दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के, ये यूएसए के हैं। एक और आदमी है, ठीक है, देख लो, पीटर नॉर्मन, पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने क्या जीता, ऐसे लिख लो, पीटर, पीटर नॉर्मन, इन्होंने कांस्य पदक जीता, हाँ ब्रॉन्ज, नॉर्मन ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, कांस्य पदक, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, इन्होंने कुछ अच्छा किया। हाँ, इन्होंने क्या किया, ये दोनों लोग ब्लैक हैं, कैसे हैं ये, अमेरिकन ब्लैक हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के तो सारे लोग कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। इन लोगों ने अपनी ये मेडल वापस कर दिया, ठीक है, रिटर्न, हाँ मेडल, गोल्ड मेडल। जैसे इन्हें इन्होंने जीता ओलंपिक में मेडल, अमेरिकन है, और इन्हें बुलाया गया, इन्हें मेडल दिया गया, इन्होंने वापस लेके, यहाँ तो ब्लैक पट्टी बांध रखी थी इन दोनों लोगों ने, और इन्होंने भी बांध रखी थी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो थे, ये गोरे थे, और इन्होंने ब्लैक पट्टी बांध रखी थी। इन्हें जैसे मेडल मिला, इन्होंने उनसे कहा, जिन्होंने मेडल लेकर, रुको अपना वापस लेके जाओ। उन्होंने कहा क्या हुआ, इंटरनेशनल मीडिया पूरी कवर कर रही है, पूरी टीवी दुनिया की है, इन्होंने अपनी गोल्ड मेडल वापस कर दी। इनसे पूछा गया ऐसा क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमें दुनिया सम्मानित कर रही है आज, मुझे पूरी दुनिया में, मैंने जीता ना गोल्ड मेडल, कहा लेकिन मेरे देश में मुझे सम्मान नहीं है, इन्होंने कहा, इन दोनों लोगों ने। इन्होंने इनकी बात से, इन्होंने कहा सुनो सुनो, मेरा भी वापस लेके जाओ। इन्होंने अपना गोल्ड मेडल भी वापस दे दिया। लोगों ने कहा आपको क्या हुआ, कहा मैं प्रभावित हूं इन लोगों की बातों से, इंस्पायर्ड हुई इनकी बातों से, कि अपने देश के लोगों के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं इस मंच पर। दुनिया के अखबारों में छपा कि दो काले लोगों के साथ साथ एक गोरे आदमी ने भी अपना मेडल वापस कर दिया ओलंपिक में। अमेरिका परेशान, अमेरिका की सरकार ने कहा ये क्या हुआ, अमेरिका की सरकार ने इन लोगों को ओलंपिक कमेटी से निकाल दिया, इन्हें इनके देश से निकाल दिया, कहा अब आप जीवन में कभी ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इतना प्रेशर बना अमेरिका पे कि अमेरिका को ये कहना पड़ा कि ठीक है, हम रिफॉर्म करेंगे अपने कानून में, और ब्लैक्स को भी क्या करेंगे, हम राइट्स देंगे, राइट। तो इन्होंने अपने एक छोटे से एफर्ट से, और इन्हें भी निकाल दिया, बाद में फिर इन्हें शामिल किया कमेटी में, और फिर बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने इनकी मूर्ति लगाई अपने यहाँ तीनों लोगों की। और इनके इस एफर्ट से इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल न्यूज में क्या आया, अमेरिका में हो रहे काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं, हम काले हैं, तो ये क्या है, डिफरेंस है, आखिर हमसे डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हो।
डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था अमेरिका में जगह जगह, जैसे इंडिया में क्या लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट, ऐसे लिखा रहता। अमेरिका में ब्लैकों के अलग स्कूल होते थे, अलग रहने की जगह होती थी, बड़ी बड़ी अमेरिकन पोस्ट पर नहीं जैसे नहीं जा सकते थे। रॉ वो अमेरिका का जो है वो FBI वहां उसकी पोस्ट पर नहीं जा सकते थे। आप प्राइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, आप वहां के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहा कि हमें पूरी दुनिया के सामने आप गोल्ड मेडल दे रहे हो, उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। कहा कि हमें अपने देश में ही क्या नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं है, हमें सम्मान नहीं है हमारा। फिलहाल अमेरिका को क्या करना पड़ा। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने क्यों दिया है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी हमें ये बता रही है कि ब्लैक लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अमेरिकन सोसाइटी जो डिवाइड है ब्लैक एंड काले में, वो डिवाइड क्यों हुई? क्योंकि ब्लैक होना और गोरा होना, व्हाइट और ब्लैक होना डिफरेंस है, डिवीजन नहीं है। अमेरिका के गोरे लोगों ने उस डिफरेंस के बेसिस पर क्या बोल दिया कि काले लोग अच्छे इंसान नहीं होते हैं, काले जो लोग हैं वो चोर हैं। क्या गरीब होना बुरी बात है? लेकिन गरीब लोग क्या होते हैं? अमेरिका में समझ ये काले लोग गरीब हैं, और वो कहते हैं कि अमेरिका के नहीं है, ये कहां से आए हैं? सब अफ्रीकन, अफ्रीका से आए हैं ये लोग, इसलिए इन्हें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब ये चीजें बहुत बदल गई हैं, वहां अब ऐसा नहीं है। समझे बात को? तो ये इस स्टोरी से ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा था, जो डिफरेंस थे उस डिफरेंस के बेसिस पर क्या किया गया। अब देखना, ये नाम बिल्कुल याद नहीं करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये लिखा दिया मैंने, बस याद को बिल्कुल दिमाग मत लगाना, नहीं तो नाम रटने में याद करना ऊपर वाली बात। सिविल राइट्स मूवमेंट, ब्लैक पावर मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका ड्यूरेशन क्या थी, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये नाम बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये तो इसलिए स्टोरी बताई आपको इन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने, ताकि ये पता चले कि अमेरिका में क्या हो रहा था। इसको बोलते हैं क्या, रंग भेद की नीति, नस्ल भेद की नीति, जिससे गांधी भी कहा, गांधी को देखना पड़ा था अफ्रीका में। क्लियर बात? चलो अब सेकंड वाले पॉइंट पर आओ इधर, इसमें थोड़ा सा समझेंगे इसका क्या मतलब है। बात क्लियर है इतनी? चलो लिख लो, इसमें लिख लो सिमिलरिटीज में। देखो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बनाओ, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का अर्थ। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। देखो डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी, डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी, डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी। किसी समाज में, हिंदी में लिखेंगे विविधता का अर्थ है किसी समाज में किसी समाज में अंतर या असमानताएं, किसी समाज में अंतर या असमानताएं, अंतर या असमानताएं, वहीं ब्रैकेट में लिखोगे डिफरेंसेस, हिंदी वाले जरूर लिखो इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी वाले अंतर, असमानता, विभेद, विभाजन को एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं है, फर्क है। हाँ, हिंदी वालों को सब एक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। अगर अंतर को, असमानता, विभाजन को, विभेद लिख दोगे तो सब गड़बड़ कर दोगे मेंस में। लिखो लेकिन उसके पीछे इंग्लिश भी लिख दो, चलेगा, इतना इंग्लिश लिखना चलेगा। एग्जामिनर को भी तो समझ आएगा कि क्या कह रहा हो। ऊपर विविधता लिख, अंतर लिख रहा हो, फिर नीचे आके असमानता, फिर विविधता। इसलिए बहुत क्लियर, हिंदी वालों को ज्यादा मेहनत करनी है क्या, इस परीक्षा में ज्यादा मेहनत क्यों करनी है हिंदी वालों को? इंग्लिश सीखनी है साथ साथ, 100% सीखनी है। क्यों? क्योंकि वो पेपर जब आता है उसे आगे ही लिखा रहता है कि कौन सा वर्जन ओरिजिनल माना जाएगा। अंग्रेजी में छपी हुई बात को ही हम, जैसे 2019 या 20 में एक पेपर आया था, उसमें पूछा था गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट थे, उन पर गौर करो। और इंग्लिश में लिखा था सिविल डिसोबिडेंस। क्या लिखा था? उसका मतलब हो गया सविनय अवज्ञा। हिंदी में लिखा था असहयोग आंदोलन, राइट। कि गांधी जी ने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में ये काम किया। बात सही है इंग्लिश वाला, लेकिन जब हिंदी में कह रहा है असहयोग आंदोलन में बात की, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना हिंदी में। अगर उस स्टेटमेंट को गलत मान लेते हिंदी वाले, तो वो सवाल का वो एलिमिनेशन बेसिस पे वो सवाल गलत। ऐसा किया कई लोगों ने, बाद में आके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, एक सवाल गलत हो। एक सवाल बहुत बड़ा मायने रखता है, वो भी आसान मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल। ये क्या हो गया, एक सवाल गया और ऊपर से 2 नंबर गए और एक नेगेटिव और गया, ठीक है। ये क्या इतना आसान,
हिंदी वाले कह रहे हैं तो यूपीएससी गलती है। यूपीएससी ने कहा कि देखो गलती आपने करी, हमने पहले लिख रखा है कि न्यायालय का, अगर उन्होंने कहा आप कोर्ट चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले लिख के रखा है कि हम इंग्लिश वर्जन को ही, बोले हो गया ट्रांसलेशन में गलती तो हो गई, आप जो भी कह लो, लेकिन उनका तरीका यही है। इसलिए हिंदी वाले बेचारे क्या कर लो, इंग्लिश में भी पढ़ते रहो, ठीक है, मजबूरी है। वही तो कह रहा हूं, ज्यादा मेहनत है। क्या है? हाँ, इतनी तो आनी ही चाहिए, क्या बनने जा रहे हो? अरे यहां से, अरे यहां से बच निकले आप, पीटी क्वालिफाई कर गए, मेंस में तो जाओगे। मेंस में एक पेपर कंपलसरी होना है, किस चीज का? एक हिंदी का होना है और एक, तो ये ना तो इंग्लिश वाले हिंदी से बच पाएंगे, ना हिंदी वाले इंग्लिश से बच पाएंगे। वो तो कंपलसरी देना ही पेपर है, क्वालिफाइंग है, लेकिन वो क्वालिफाई करने में भी जान निकलती है। और इसको अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो वहां जीएस में, ऑप्शनल में, ऐसे में आपने अगर महारत भी हासिल करी है तो इसमें फेल, तो मतलब सीसेट में जैसे फेल, ऐसे यहाँ फेल, मतलब वहां भी आपको कुछ नहीं होने वाला। तो इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि अगर कोई डिफरेंसेस, सिमिलरिटी, डिवीजन, जैसे हिंदी वालों को समझ, इंग्लिश से हम नहीं बात करेंगे, नहीं बात करोगे तो यूपीएससी आपसे नहीं बात करेगा, कभी नहीं करेगा। सीरियसली, अगर हिंदी वालों को सिलेक्ट होना है तो ये इंग्लिश फोबिया निकाल दो आज के आज, अभी के अभी, कि हमें इंग्लिश सीखनी है, सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर सोचो आपको यूपीएससी कैडर मिल हो गया, हिंदी मीडियम सिलेक्शन हो गया, आप बिल्कुल हिंदी माध्यम में, चलो हो गया, ऊपर वाले की इतनी दया दृष्टि थी कि हो गया, अभी मिल गया केरल कैडर, अब क्या करोगे? ना तो मलयालम आती है, ना तो इंग्लिश आती है, अब हिंदी बोलोगे उसे समझ नहीं आ रही है वहां, अब एक आदमी रखना पड़ेगा। अब वो उल्टा सीधा ट्रांसलेट अगर कर दिया तो, और आपने सिग्नेचर कर दिया तो नौकरी पे इतना तो आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी हो कम से कम। और वो इसीलिए ये पेपर करवा रहे हैं। और हिंदी वाला क्यों करवा रहे हैं इंग्लिश वालों से, कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको यूपी कैडर मिल गया, अब पढ़ 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 अंग्रेजी बोल रहे हो। इतना तो आना चाहिए ना कि गांव का आदमी आया है और आपको ऐसे नहीं बोलता कि देखो ऐसे कहते हैं बात को अंग्रेजी में घुमाना, वो नहीं कहता उस फिल्म पंचायत में कि ये बात, हाँ, नहीं, हाँ, इंडियन स्टूडेंट क्या कह रहा, आपके जो पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें केवल भारतीय नागरिक ही फार्म भर सकता है, भारतीय नागरिक। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है और भारत का नागरिक नहीं है तो वो फार्म नहीं भर सकता है। अगर वो भारत का नागरिक हो गया तो फार्म भर सकता है, ठीक है। नेपाल, नरेश बताओ, हाँ, वो नेपाल वाले क्यों फॉर्म भर सकते हैं भारत में? हाँ, हाँ, नेपाल में नहीं, नेपाल वाले भर, देखो ऐसा माना जाता है, हाँ, ऐसा माना जाता है कि नेपाल और भूटान असल में भारत के ही हिस्से थे। जैसे जब आप आईआर पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, तो कहते हैं नेपाल और भूटान के बीच जो है बेटी और रोटी का संबंध है, मतलब कि शादियां होती रहती हैं यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। आप देखो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पासपोर्ट बनवाना जाना, ठीक है, इधर उधर आप जा सकते। तो भारत सरकार ने क्या रखा है, कुछ कुछ स्पेशल सर्विसेज में, कि नेपाली और भूटान के लोग, जैसे हमारे मिलिट्री वाला है तो अलग से ही हमने एक रेजिमेंट बना रखी है कि वो आके वहां पे भर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पुराने से जुड़े हुए हैं हमसे, बाकी लोग नहीं भर सकते, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और स्पेशली सरकार लिख देती है कि इन पदों के लिए आप भर सकते हो, विदेशी व्यक्ति नहीं भर सकता फॉर्म, अगर वो भारत का नागरिक, भारत में जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीयों को मिलते हैं। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी इन द गवर्नमेंट जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी के लिए वही फॉर्म भर सकता है जो कि भारत का नागरिक होगा, और कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। चलो, दिल्ली में तमिल, नहीं, तमिल भाषा में आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो सवाल ये है कि तमिल भाषा में यूपीएससी की तैयारी करके आप फिर कैसे लिखेंगे पेपर को? सभी पेपर तमिल भाषा में क्या लिखे जा सकते हैं? आप तमिल भाषा को यहाँ चुन सकते हैं जो कि हिंदी की जगह अपनी 22 भाषाओं में से एक भाषा। इसलिए तो तमिल वाले बच्चे ज्यादातर इंग्लिश मीडियम तैयारी करते हैं ना, वो लोग जो साउथ इंडियन जो है, सदर्न इंडियन, वो सब जो है वो इंग्लिश में तैयारी करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, आप अपना तमिल लिटरेचर एक ऑप्शनल ले सकते हैं, राइट, लेकिन आपको मेंस परीक्षा तो हिंदी या इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है, उर्दू उर्दू में नहीं लिख सकते आप, हाँ, ऑप्शनल लिख सकते हैं। या आप तमिल लैंग्वेज में लेंगे तो तमिल ऑप्शनल आपको जो है वो, जैसे जो संस्कृत ऑप्शनल लेते हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, उन्हें संस्कृत में नहीं लिखना होता है, क्योंकि संस्कृत कैसे आती है,
उनको कुछ कुछ चीजें संस्कृत, लगभग 20 से 30% पेपर संस्कृत में लिखना होता है, बाकी 70% पेपर हिंदी में ही लिखना पड़ता है, इसलिए संस्कृत आसान ऑप्शनल माना जाता है। फिलहाल इधर आओ, क्लियर है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अगर किसी सोसाइटी में क्या है, अंतर है और वहां पर डिफरेंसेस हैं, तो वहां क्या होगा? डाइवर्सिटी होगा। नीचे से पॉइंट लिखो इसमें, चलो लिखो, सोशल डाइवर्सिटीज कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, social diversities can take different forms in different societies. Social diversities can take different forms of different societies. तो सामाजिक विविधता विभिन्न समाजों में, सामाजिक विविधता विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप धारण करती है। सामाजिक विविधता विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप धारण करती है। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या सभी जगह एक जैसी डाइवर्सिटी होगी? नहीं, कहीं रिलीजन बेस पर होगी, कहीं कास्ट बेस पर होगी, किसी बेस पर होगी। लिख लो एक नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, ऑरिजिन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज। ऑरिजिन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता का उदय। फर्स्ट पॉइंट, बाय बर्थ, ऑरिजिन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, नीचे लिखो बाय बर्थ, सामाजिक विविधता का उदय जन्म द्वारा, बाय रिलीजन धर्म द्वारा, बाय कास्ट जाति द्वारा, बाय कलर रंग द्वारा, ठीक है, बाय सेक्ट SECT संप्रदाय द्वारा, एटसेट्रा आदि। ठीक है, चलो बोलो हमारे यहाँ किस बेस पर डाइवर्सिटी है? सब के बेसिस पे। SECT सेक्ट संप्रदाय, क्या होता है संप्रदाय? कैसे कहते हैं सेक्ट? बोलो। संप्रदाय, देखो एक होता है रिलीजन, जैसे अभी किसी ने सवाल किया था कि सर क्या रिलीजन के बेसिस पर यूनिटी हो सकती है? रिलीजन, रिलीजन में क्या हो जाते हैं? जैसे एक रिलीजन है मुस्लिम, मुस्लिम रिलीजन में क्या है? शिया है, सुन्नी है, इस सुन्नी में भी 50 सब है, आपस में सब लड़ मर रहा है। ठीक है, इसमें भी 10-20 है, वो सब आपस में परेशान है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भी 50 सेक्ट है, सब कबीरपंथी अलग है, शंकराचार्य अलग है, रामानुजाचार्य अलग है, वल्लभाचार्य अलग है, वो सब आपस में परेशान है। उसमें भी इतने गुरु आ गए हैं, बाबा बागेश्वर उनका जानने वाला अलग है, वो सब लड़ रहे हैं आपस में। उन सबको क्या चाहिए? बाबा बागेश्वर को क्या चाहिए? पावर। उन्हें भी पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स जब तक रहेगी तब तक क्या रहेगा? कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स रहेंगे, और जब तक कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स हैं तब तक यूनिटी ऐसी बातें, मतलब कि जब तक इंसान है, जब से इंसान है और जब तक रहेगा तो क्या रहेगी? पॉलिटिक्स रहेगी, राइट? क्या ये पॉलिटिक्स रहेगी, ये स्ट्रगल रहेगा। हाँ, इसलिए ये सब्जेक्ट आज से नहीं, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल ने से पूछा कि बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सबसे बढ़िया विषय कौन सा है, तो उसने क्या कहा? पॉलिटिकल साइंस। तो कहा पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, राइट? तो उससे पूछा कि ऐसा कैसे बोला आपने कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान को उसने मास्टर साइंस कहा? तो उसने कहा बिकॉज पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो एसेंशियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और क्या बनाता है? इंसान को मोरल बनाता है। कैसा बनाता है? मोरल बना, नैतिक बनाता है। तो ये पॉलिटिक्स रहने वाला है, राइट? चलो, तो ये बातें इतनी हो गई हमारी। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल, चलो लिखो इसमें पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, लिखो तीसरे वाले पॉइंट में फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? हाउ दीज हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं? कैसे प्रभावित करते हैं?
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू, व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स, सोशल डिविजन्स, डू टू दीज सोशल डिविजन्स। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीति, राजनीति का सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? एक और इस बात को एक और पॉइंट में लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स, एक और पॉइंट बना लो, एक ही बात है, तीनों चीजें एक ही हैं। राजनीति और सामाजिक विभाजन के बीच क्या संबंध है? अच्छा मैं आपसे पूछूं सोशल डिवीजन क्या है तो क्या कहोगे? सामाजिक विभाजन क्या है तो क्या कहोगे, बोलो? हम्म? सामाजिक विभाजन क्या है? सोशल डिवीजन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, उसी से क्या क्रिएट होता है? तो पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, सोशल डिवीजन की डेफिनेशन लिखो, मीनिंग ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन का अर्थ, सामाजिक विभाजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल डिवीजन। ठीक है, देखो, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ differences, on the basis of differences, लिखो, अंतरों के आधार पर, अंतरों, डिफरेंसेस, अंतरों का मतलब डिफरेंसेस, अंतरों के आधार पर भेदभाव करना ही सामाजिक विभाजन है। हम्म, रिलीजन क्या है? अ ग्राउंड ऑफ डिफरेंस, बात तो वही है, हम डिफरेंस लिख रहे हैं, हमने ऊपर लिख लिया कि डिफरेंस कहां कहां से आ सकते हैं, बर्थ से आ सकता है, रिलीजन से आ सकता है, कास्ट से आ सकता है। हाँ तो वो तो किसी बेस पे कर सकते हैं हम लोग, राइट, जो हमने चीजें रिलीजन बर्थ प्लेस, हाँ, वो फंडामेंटल राइट्स वाली बात अलग है, ये कंसेप्ट समझ रहे हैं पूरा हम, राइट। चलो अब अगली बात लिखो इसमें, लिखो, अब अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स, अब पैराग्राफ चेंज करके अलग से लिखो, तीसरे वाले में ही, हाँ तीसरे वाले में ही नीचे से लिखो, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस, कंपटीशन अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, देखो लोकतंत्र में, लोकतंत्र में विभिन्न, लोकतंत्र में विभिन्न दलों और समूहों के बीच संघर्ष होता रहता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कंपटीशन, देयर कंपटीशन टेंड्स टू, TENDS, tends to divide any society, लिखो, यह प्रतिस्पर्धा, यह प्रतिस्पर्धा समाज को विभाजित करती है। ठीक है, देखो, इफ पॉलिटिकल पार्टीज, इफ पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कंपटीशन, if political parties start competition in terms of
इन टर्म्स ऑफ some existing differences। देखो, यदि राजनीतिक दल समाज में उपस्थित अंतरों के आधार पर राजनीति शुरू करते हैं, समाज में उपस्थित अंतरों के आधार पर राजनीति शुरू करते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में लिखो, इट कैन मेक सोशल डिवीजन। शुरू करते हैं तो सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है, एंड इट कैन मेक सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजन, और यह सामाजिक विभाजन बाद में राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। एंड लीड टू और यह सामाजिक विभाजन बाद में राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। इंग्लिश में लिखो, एंड लीड टू conflict, violence, or even disintegration of a country। राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, और परिणाम स्वरूप किसी देश में संघर्ष हिंसा तथा एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। चैप्टर जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना जाके, तो क्या होगा, ये ऊपर से निकल जाएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि यही कंसेप्चुअली चैप्टर है पूरा। क्या समझे इस बात से? एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, हाँ? एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्या समझ आई बात ये समझ आई कि अगर राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही हैं कि जो डिफरेंसेज हैं उनके बेसिस पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो उससे क्या हो सकता है? उससे प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। समझे? क्या उत्पन्न हो सकती है? प्रॉब्लम। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा बोलो, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं कि जो हमारे डिफरेंसेज हैं उनके बेसिस पे पॉलिटिक्स करती हैं? अभी यही तो कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। कि क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस हिंदुस्तान में क्या है? हिंदू और मुस्लिम, उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स करो। फिर क्या डिफरेंस है? कास्ट, उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स करो। तो इस वाली बात को हम रोक कैसे सकते हैं? हमें ये बात पता चल गई कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं कि हमारे डिफरेंसेस को कैसे बदल रही हैं, सोशल डिवीजन में बदल रही हैं, और सोशल डिवीजन को कैसे बदल रही है? पॉलिटिकल, हिंदू एक पार्टी के हो गए, मुस्लिम दूसरे पार्टी के हो गए। हिंदू मुस्लिम जो सोशल डिवीजन था उसको पॉलिटिकल डिवीजन में बदल दिया। अभी उससे क्या हो सकता है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और क्या हो सकता है? वायलेंस भी हो रहा है, और बाद में ये डिसइंटीग्रेशन भी कर सकता है हमारे कंट्री को। सिविल वॉर लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम करें, और एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग भी चीजों को समझें। राइट? तो लिख लो एक पॉइंट नीचे से इसमें, चलो लिखो देयर आर certain solutions for these problems। there are certain solutions for this। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ समाधान भी हैं। जैसे पहली बात लिख लो, जैसे पॉजिटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे पहला, राजनीतिक दलों की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। पॉलिटिकल
पार्टी। सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। दूसरी बात, लिटरेसी, लिटरेट पॉपुलेशन, लोगों को शिक्षित होना चाहिए। चलो देखो, अब बात का आंसर करो मेरा। हाँ, शिक्षित होगे तभी जागरूक हो जाओगे, बिना शिक्षित हुए जागरूक नहीं हो सकते हो, ठीक है। जागरूक का मतलब होता है जो अपने अधिकारों के बारे में जानता है। जागरूक का मतलब है जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है वो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकता है। और ऐसा कब होगा? जब आप जानेंगे अपने अधिकारों को। अधिकारों को कब जानेंगे? जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित होना और साक्षर होने में अंतर है। साक्षर होने का मतलब होता है आप केवल अपना नाम लिखना पढ़ना जान रहे हैं, वो साक्षर हो। शिक्षित का मतलब होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरे के बीच आप विभेद कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षित कह रहे हैं। साक्षर होता है लिटरेट, शिक्षित होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड आदमी अलग होता है, एजुकेटेड। हाँ हाँ, वही अवेयरनेस, जागरूक हो जाएगा। लिटरेट, एजुकेटेड एंड अवेयरनेस में। अब फिर पूरे स्लैब, पूरे चैप्टर को कनेक्ट करो एक बार में। किसी सोसाइटी में अगर डिफरेंसेस हैं तो उसको क्या कहोगे? किसी सोसाइटी में डिफरेंस है तो डायवर्सिटी। क्या डिफरेंसेस का होना बुरा है? अच्छा है, डिफरेंसेस होने चाहिए। लेकिन जब उसी डिफरेंसेस को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल ग्रोथ अपने इंटरेस्ट के लिए पूरा करते हैं तो डिफरेंसेस किससे बदल जाते हैं? वो डिस्क्रिमिनेशन में। उस डिस्क्रिमिनेशन पे सोशल डिवीजन हो जाता है। और उस सोशल डिवीजन को कभी कभी पॉलिटिकली मोटिव के लिए यूज करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल डिवीजन। और जो कि हम देख रहे हैं अपने आसपास के पॉलिटिकल डिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा काम करना चाहिए और लोगों को भी लिटरेट होने दे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें ये देखना है कि जेंडर का जो डिफरेंस था, उस जेंडर के डिफरेंस के बेसिस पर कैसे हमने पॉलिटिकली अपने मोटिव को पूरा किया। और एक डिफरेंस था कास्ट बेसिस पर, और एक डिफरेंस किस बेसिस पर है? रिलीजन के बेसिस पर। तो जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स को अब हमें देखना है। तो ये चैप्टर हमें पहले इसीलिए समझाया गया ताकि हम ये डिफरेंस कर पाए कि डिफरेंस, डिवीजन और डाइवर्सिटी में क्या फर्क होता है। क्लियर बात? चलो, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि